सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं गुडा इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में। और उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्लासेज अच्छी तरीके से पसंद आ रही हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपके डाउट्स बहुत अधिक आ रहे हैं और कभी आप मैसेज कर रहे हैं, कभी आप फ़ोन कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पढ़ाई के प्रति आपकी लगन इन दिनों बढ़ी हुई है। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई की लगन बढ़ेगी, इधर थोड़ा उत्साह ज़्यादा आएगा। इसलिए दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी के बीच में, वो यूं ही बना रहे, हम उम्मीद करते हैं इस बात के लिए। और आज कक्षा 10 के CBSE के विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आया हूं बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, जो रचित है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा। रामवृक्ष बेनीपुरी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको बताऊं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गांव बेनीपुर में हुआ। बेनीपुर गांव के आधार पर उनका नाम बेनीपुरी है। 15 वर्ष की अवस्था में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। माता पिता का देहांत हो गया और औपचारिक शिक्षा बहुत ही कम हो पाई। इसी बीच भारत 1920 से 22 के बीच में एक बड़े आंदोलन से गुजरा, जिसे आप जानते हैं असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इसमें बाल गोविंद भगत ने भाग लिया, जेल भी जाना पड़ा। अर्थात कह सकते हैं कि एक देशभक्त पत्रकार के रूप में बाल गोविंद भगत के जो रचयिता हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, वो जाने जाते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जब 15 वर्ष के थे तब उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लग गई थी। और इसका परिणाम आगे जाकर ये हुआ कि इन्होंने 5-6 समाचार पत्रों का संपादन कार्य किया, जिनमें है तरुण भारत, किसान, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी। और बाल गोविंद भगत के अब तक 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें है पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है और माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत को साहित्य की दुनिया में कलम का जादूगर कहा जाता है। अब जिसको कलम का जादूगर कहा जाता है वो कितना बड़ा साहित्यकार होगा, इस बात को समझाने की आवश्यकता नहीं है। साहित्य में कलम का मजदूर मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद का मानना था कि जब तक मैं कुछ लिख नहीं लेता तब तक मुझे खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे साहित्यकार भारत में हुए हैं। और बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, तो संक्षिप्त चर्चा इसके अपन करेंगे। बाल गोविंद भगत यहाँ प्रतीक है 3 चीज़ों के। नंबर 1 मनुष्यता, नंबर 2 लोक संस्कृति और नंबर 3 सामूहिक चेतना। इन तीनों के प्रतीक उभर कर सामने आए हैं बाल गोविंद भगत। अर्थात उनमें मानवीय गुणों की उत्तम पूंजी है। वे लोक संस्कृति को साथ लेकर चल रहे हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आए हैं कि वे एक सहज, दयालु, करुण, विनम्र, सादगीपूर्ण व्यक्तित्व अपने भीतर समेटे हुए हैं और हमारी संस्कृति को साथ लेकर चले हुए हैं। साथ ही साथ सामूहिक चेतना का प्रतीक। ऐसे व्यक्तित्व को पढ़कर समाज बहुत कुछ सीखता है, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करता है। ये बात इस रेखा चित्र में संक्षिप्त रूप से अपन जानेंगे। साथ ही इस रेखा चित्र में अपन जानेंगे कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई साधु या सन्यासी नहीं होता। अर्थात समाज में जैसे कुछ लोग मान लेते हैं कि जिसने गेरुए वस्त्र धारण कर लिए, जिसके हाथों में कमंडल है, जो माला फेरता है, वो साधु है। नहीं, ये सब बातें किसकी हैं? बाह्य अनुष्ठान की, दिखावों से या कपड़े पहन लेने से कोई व्यक्ति साधु नहीं होता। साधु बनने के लिए उसमें मानवीय सरोकार होने अत्यावश्यक हैं। अर्थात संन्यास का आधार मानवीय सरोकार होते हैं। मानवीय सरोकार का अर्थ है उसमें दया, विनम्रता, सादगी
मानवता, करुणा, आदर्श, ये सब बातें होना आवश्यक हैं। इन्हीं सब बातों के आधार पर लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी को बाल गोविंद भगत एक साधु दिखाई देते हैं। तो इसमें यह बताया गया है। साथ ही संपूर्ण रेखा चित्र में, इस रेखा चित्र में रामवृक्ष बेनीपुरी ने ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी रखी है। अर्थात आज गांव के बच्चे भी ग्रामीण जीवन से अपने आप को अलग किए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। लेखक प्रस्तुत रेखा चित्र के माध्यम से हमें ग्रामीण जीवन की संस्कृति से जोड़ना चाहता है कि वो कितनी आदर्शवादी होती है, उसमें कितने मानवीय गुण होते हैं, उसमें कितनी संपन्नता होती है, कितना प्रेम होता है। ये सब बातें इस रेखा चित्र के माध्यम से अपने जानेंगे। देखिए, आप मेरे साथ बुक को खोल कर रखें, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र की शुरुआत कहाँ से, किस प्रकार से होती है। प्रस्तुत रेखा चित्र की शुरुआत बाल गोविंद भगत के रेखा चित्र से हुई है। मतलब उनका स्केच कि बाल गोविंद भगत नाम का कोई व्यक्ति है जिसका स्केच इस प्रकार है। नंबर 1, उसका मंझोला कद है। वे मझोले कद के गोरे चिट्ठे व्यक्ति हैं, नंबर 1। नंबर 2, 60 वर्ष से कहीं अधिक हैं। नंबर 3, बाल पक चुके हैं, अर्थात बाल सफेद हो चुके हैं। नंबर 4, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते, मगर सफेद बालों से चेहरा जगमग रहता है। नंबर 5, गले में तुलसी की एक बेडोल माला डाले रहते हैं। नंबर 6, सिर पर कनपटी टोपी पहनते हैं और 7, तन पर एक कंबल रखते हैं। 8, मस्तक पर एक रामानंदी तिलक वो रखते हैं। ये बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र लिखिए, तो आपको लिखना है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे व्यक्ति हैं, 60 से उम्र कहीं अधिक की होगी, बाल उनके पक चुके हैं अर्थात सफ़ेद हो चुके हैं, वे लंबी दाढ़ी जटाजूट तो नहीं रखते, मगर सफ़ेद बालों से चेहरा जगमग रहता है, अर्थात दाढ़ी उतनी रखते हैं जितनी अपनी मोदी जी रखते हैं ना, वैसी दाढ़ी रखते हैं। गले में तुलसी की एक माला डाले रहते हैं, सिर पर कनपटी टोपी पहनते हैं और पूरे तन पर कपड़े बहुत कम पहनते हैं, लंगोटी मातर और कंबल रखते हैं और मस्तक पर अपना रामानंदी चंदन का तिलक है वो लगाते हैं। यह है बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र, जहाँ से ये पाठ है स्टार्ट हुआ है। लेखक नीचे कहता है, ऊपर की तस्वीर से ये नहीं जाना जाए कि बाल गोविंद भगत एक सन्यासी हैं। ऊपर की तस्वीर कौन सी? ये। अगर किसी व्यक्ति के शारीरिक विशेषताएं इस प्रकार की बताई जाए तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा इसका मतलब वो साधु सन्यासी हैं। लेखक कहता है कि इस तस्वीर से ये नहीं जाना चाहिए कि वो सन्यासी है, नहीं, एकदम गृहस्थ हैं। लेखक कहता है कि मैंने उनकी पत्नी के साथ तो खेतीबाड़ी नहीं की, लेकिन उनके साथ और उनकी पतों के साथ थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी की है, अर्थात वो घर बार संभालते हैं, गृहस्थ हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। और आगे लेखक कहते हैं, किंतु खेतीबाड़ी करते बाल गोविंद भगत साधु थे, अर्थात साधु की सभी विशेषताओं पर खरे उतरने वाले व्यक्ति थे। अब एक तरफ वो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक साधु हैं और लेखक ने कहा कि साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले हैं। अब यहां से प्रश्न बनता है कि
कि साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने से क्या आशय है। साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने से यहाँ आशय है कि भारतीय संस्कृति में साधु वह होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो कभी चीज़ों का संग्रहण नहीं करता है, जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरे के प्रति और कलंक की भावना नहीं रहती है, जो किसी से बिना मतलब का झगड़ा मोल नहीं लेता है, जो किसी की चीज़ को बिना पूछे हाथ नहीं लगाता है। ये तमाम विशेषताएं एक साधु की होती है और इन तमाम विशेषताओं के आधार पर ही लेखक को बाल गोविंद भगत साधु लगते हैं। समझ गए? ये नीचे लिखा है। और उसके बाद लेखक ने कहा है कि इन सब से ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा मुझे सुनने को मिलते। लेखक ने कहा है कि मैं इस पर मुग्ध नहीं हूँ। कभी वो झूठ नहीं बोलते हैं, कभी वो बिना मतलब का झगड़ा मोल नहीं लेते हैं, कभी भी वो दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते हैं, बिना पूछे किसी की चीज़ को व्यवहार में नहीं लाते हैं। इन सभी विशेषताओं पर मैं मुग्ध नहीं हूँ, मैं मुग्ध हूँ, अर्थात मैं प्रसन्न हूँ, मैं न्योछावर हूँ। किस पर? उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा मुझे सुनने को मिलते। सदा सर्वदा का पद परिचय होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। कबीर के सीधे साधे पद जब उनके कंठ पर आते तो सजीव हो उठते और वे कबीर को अपना साहब माना करते थे कि कबीर ही मेरे जीवन का आदर्श है। अगर हमारे जीवन का आदर्श भी कबीर हो तो हम सत्य के निकट होंगे, हम ईश्वर के निकट होंगे, हम प्रेम के निकट होंगे, हम सौहार्द के निकट होंगे और हम दूर होंगे हर प्रकार के आडंबर से, हर प्रकार के दिखावे से। तो लेखक कहता है कि बाल गोविंद भगत भी कबीर को अपना साहब मानते हैं, वे हर प्रकार के दिखावे से अपने आप को दूर रखते हैं और कबीर के जब वो पद गाते हैं तो एकदम सजीव हो उठते हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, प्राकृतिक वातावरण का वर्णन कर रहा है लेखक। पाठ में आप पेज नंबर 70 पर नीचे का पैराग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको लिखा मिलेगा कि आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतरा पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, कहीं धान की रुपाई हो रही है, कहीं पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं और कहीं भी धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर झंकृत करेगा, एक स्वर सुनाई देगा। कौन है ये पूछना नहीं पड़ेगा। अर्थात बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध बैठा रही है और साथ ही साथ उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत की जीने पर ऊपर डाला। जीने का मतलब है सीढ़ियाँ, आकाश की सीढ़ियों तक उनका संगीत ऊपर जा रहा है और कुछ को पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। देखिए बाल गोविंद भगत जब गाते हैं तो क्या होता है, वातावरण कैसा बताया है। आषाढ़ की रिमझिम है, जैसे अब जो ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और बैसाख और साठ जब आएगा, अर्थात श्रावण के आसपास जब बरसात होती तब आषाढ़ का महीना है। अभी भी बरसात हुई है मूसलाधार, खेतों में रुपाई हो रही है, हलवाई हल जोत रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, बच्चे उछल कूद रहे हैं। ऐसे ही समय में बाल गोविंद भगत का संगीत आपको सुनाई देगा और जो संगीत आकाश तक अपनी पहचान बनाए हुए हैं और कुछ को पृथ्वी के कानों तक वो संगीत सुन रहा है। और जब वे बोलते हैं तो क्या होता है, बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांपने लग जाते हैं, स्वतः ही वे गुनगुनाने लग जाती हैं, हलवाओं के पैर एक निश्चित ताल के साथ चलने लग जाते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां पंक्तिबद्ध एक निश्चित ताल के साथ रुपाई कर रही होती है और लगता है कि ये कुछ जादू है। लेखक ने कहा कि बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू है, अर्थात ऐसा मधुर संगीत जो हर किसी के कंठ से नहीं निकलता है, बाल गोविंद भगत के कंठ से निकलता है तो कबीर के सीधे साधे पद सजीव हो उठते हैं। इसी कारण लेखक ने कहा कि बाह्य अनुष्ठान से कोई साधु सन्यासी नहीं होता है। उसके बाद लेखक आगे क्या कहता है, पेज नंबर 77 पर सेकंड पैराग्राफ शुरू होगा। बादों की वह अंधेरी अदरतियाँ, थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, अभी बिजली गरज रही थी, बादल बरस रहे थे और
जब बादल गरजते हैं, बरसते हैं, ऐसे में आपको आपके गांव में, गांव के जोहड़ में क्या सुनाई देगा? कभी तो मेंढक बोल रहे हैं, कभी दादुर बोल रहे हैं, कभी मोर बोल रहे हैं, कभी कोयल बोल रही है, और इन सब का स्वर एक साथ जब सुनाई देता है तो इस स्वर के बीच बाल गोविंद भगत भी गीत संगीत में डूब जाते हैं, और उनके गीत संगीत की आवाज़ को जो मेंढक हैं, दादुर हैं, और साथ ही साथ मोर है, कोयल है, उनकी आवाज़ दबा नहीं सकती। अर्थात क्या लिखा है कि दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गाते हैं, गोदी में पिएवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। देखिए, बाल गोविंद भगत कबीर के पद को गा रहे हैं। कब? अभी मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, रात के 10, 11, 12 बजे का समय है, और बहुत से पक्षी, पशु बोल रहे हैं, और इसी बीच वे एक कबीर का पद गाते हैं, गोदी में पिएवा चिहुक उठे सखियां। नीचे लिखा है, हाँ पिया तो गोद में ही है। कबीर के पदों को समझने की शक्ति हर किसी में नहीं है। कबीर के पदों को समझना है तो आपको रहस्यवादी बनना पड़ेगा, क्योंकि कबीर रहस्यवाद के ये कह सकते हैं कि वो परम पुजारी थे या रहस्यवाद के जनक हैं। उन्होंने रहस्यवाद उनके काव्य में था। देखिए, गोदी में पिएवा, पिएवा का मतलब है परमात्मा। चिहुक उठे सखिया, सखिया का मतलब है आत्मा। हाँ, पिया तो गोद में ही है, परमात्मा तो गोद में ही है, और ये बात हर किसी को पता नहीं होती है। ये पद गा रहे हैं वो कि जिस दिन हमें इस बात का पता चल जाएगा कि परमात्मा हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में निवास करते हैं, हमारी आत्मा के भीतर हैं, और आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तो क्या होता है? प्रसन्नता होती है। चिहुकना का मतलब है प्रसन्नता, खुशी होती है। ये बात वो करें, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। कौन समझती है? आत्मा। आत्मा समझती है कि वो अकेली है, मगर वो अकेली नहीं है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अचानक सुनाई देता है, और वे किसी ने चौंका देता, अर्थात सबको आश्चर्यचकित कर देता है, और सारा संसार निस्तब्धता में सो रहा होता है। ऐसे में बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। क्या? एक दूसरा पद, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। अर्थात 12 बजे के आसपास का समय, निशीथ का काल है, आधी रात का समय है, और ऐसे में पूरा संसार निस्तब्धता में, सन्नाटे में सोया हुआ है, और ऐसे में बाल गोविंद भगत का संगीत आपको सुनाई देगा। और वो पद कौन सा है? तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। गठरी का मतलब है कि तेरी उम्र लागा चोर, धीरे धीरे कम हो रही है। मुसाफिर जाग जरा, अब तो चेतन अवस्था में आ, अब तो सत्य को जान, अब तो धर्म को जान। ये संदेश है कबीर का, और कबीर को वे अपना साहब मानते हैं, कबीर के आदेशों पर वे चलते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि सत्य को जान, धर्म को जान, मुसाफिर को जगा रहे हैं कि ईश्वर ने जिस उद्देश्य के साथ तुझे दरा पर भेजा है वो उद्देश्य तू भूल गया है, इसलिए इसका यह अर्थ निकलता है। उसके बाद आषाढ़ गया, भाद्रपद गया, भादों की आधी रात गई, श्रावण का बरसात हो गई, और आता है धीरे धीरे सबसे पवित्र महीना या धार्मिक महीना, और जिसका नाम है कार्तिक। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। प्रभातिया का मतलब है प्रातः काल गाए जाने वाले गीत, जो कार्तिक में, मतलब जैसे आज भी गांव में कार्तिक में महिलाएं कार्तिक स्नान करती हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर उसके बाद में ईश्वर के भजन करती हैं। तो ये सब काम बाल गोविंद भगत हैं वो कार्तिक के महीने में प्रभातिया गाकर कर रहे हैं। न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते हैं, जो गांव से 2 मील दूर पर है। वहाँ नहाते हैं, और जब वहाँ नहा धोने के बाद में एक
तालाब है, तालाब के ऊंचे भिंडे पर अर्थात ऊंचे चबूतरे पर वो बैठ जाते हैं अपनी खंजरी को लेकर और गाना टेढ़ने लगते हैं। मैं सूरज से ही देर तक सोने वाला व्यक्ति हूँ। कौन? बाल गोविंद भगत, रेखा चित्र का रचयिता राम वृक्ष बेनीपुरी क्या कह रहे हैं कि मैं देर तक सोने वाला व्यक्ति हूँ, किंतु एक दिन क्या हुआ कि उस भोर की दांत किटकाने वाली सर्दी में बाल गोविंद भगत का संगीत मुझे पोखर पर ले गया और अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात तारे चमक रहे हैं आसमान में। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही प्रातः काल से पूर्व का समय। लोही का मतलब है, लोही शब्द बना किससे है? लोही शब्द है वो लहू से बना है और लहू का रंग कैसा होता है? वैसा ही आसमान में लालिमा छा जाती है, खून का रंग जैसा होता है, तो उसको लोही बोलते हैं। तो लेखक ने कहा है कि लोही पूर्व में लग चुकी थी और जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर पर कुआसा छा रहा था, वातावरण में अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था और इस रहस्यमयी वातावरण में एक चट्टाई पर, कुश की चट्टाई है अर्थात कुश एक घास का नाम है, उसकी चट्टाई पर बैठे कौन? बाल गोविंद भगत और अपनी खंजरी लिए गा रहे हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ है, अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही है। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, इतने उत्तेजित हो उठते, मालूम होता खड़े हो जाएंगे कि अब खड़े हो जाएंगे। और इस माघ की दांत किटकिटाने वाले सर्दी में, नवंबर दिसंबर जनवरी की सर्दी में, जहाँ तापमान तकरीबन 0 डिग्री के आसपास होता है और जो एक कंबल रखते हैं वो कंबल भी गिर गई, उनको पता ही नहीं चला कब गिर गई। और लेखक देखता क्या है? लेखक देखता है कि इस दांत किटकिटाने वाले सर्दी में उनके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही हैं। श्रमबिंदु का मतलब है पसीने की बूंदें। बड़ी सर्दी में अर्थात तापमान एकदम कम हो और दांत किटकिटा रहे हो यहाँ लेखक के और बाल गोविंद भगत के पसीना आ रहा हो, ये तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है, लेखक को पता चला। उसके बाद लेखक बात करेगा उनके गर्मियों के दिनों में, तो कहता है